This video uses AI-generated voice narration through text-to-speech technology. The script is 100% original and fully written and created by the author, Subhash Joshi. All characters, events, and dialogues are purely fictional and intended for entertainment purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. दूसरी तरफ, राठौर मेंशन पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोना लाइट से चमक रहा था और हवाओं में किसी जश्न की खनक सी महसूस हो रही थी। पूरे मेंशन में एक अलग ही वाइब थी, एक्साइटमेंट, रौनक और हलचल से भरी हुई। सर्वेंट्स की एक्टिविटी पीक पर थी। हर कोई कुछ न कुछ सेट करने में बिजी था। तभी मेंशन के मेन एंट्रांस की तरफ भागती हुई एक मेड, अर्चना, दूसरी मेड से बोली, जेनी, जल्दी करो, बॉस कभी भी मैडम को लेकर पहुंच सकते हैं। उसकी बात सुनकर जेनी, जो अपने हाथों में एक वेलकम थाली लिए खड़ी थी, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अरे यार अर्चना, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अभी टाइम है, बॉस को आने में लेट लगेगा। तब तक मैं मैडम के वेलकम के लिए फिनिशर टच दे रही हूँ। अर्चना ने उसे थोड़ा सीरियस होते हुए टोका, तू अपनी मर्जी कर ले, लेकिन अगर मैडम के वेलकम में जरा सी भी कमी रह गई ना, तो बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। जेनी ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, ओके ओके, समझ गई मैडम अर्चना, और FYI, मैंने पहले ही अर्जुन काका को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। उनके रहते कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। अब प्लीज ज्यादा पैनिक मत कर और ये थाली तैयार करने में हेल्प कर दे। अर्जुन काका का नाम सुनते ही अर्चना की टेंशन थोड़ी कम हो गई। उसे पता था कि अगर अर्जुन काका ने कोई चीज अपने हाथ में ली है, तो वो परफेक्शन के साथ ही पूरी होगी। अर्जुन काका राठौर मेंशन के सबसे पुराने और भरोसेमंद इंसानों में से एक थे। सभी सर्वेंट्स उन्हें रेस्पेक्ट से काका बुलाते थे और वो हाउस होल्ड स्टाफ के हेड भी थे। रघुवीर और शिवांश के पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही दोनों भाइयों को प्रैक्टिकली अपने बच्चों की तरह पाला था। और आज, जब बात इतनी इम्पोर्टेंट थी, तो रघुवीर को अगर जयदेव और राघव के अलावा किसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, तो वो सिर्फ अर्जुन काका थे। अर्चना और जेनी वेलकम थाल तैयार ही कर रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी तेज कदमों से उनके सामने आ खड़ा हुआ। जेनी, अर्चना, उसकी आवाज में हल्की सी जल्दी थी, तुम दोनों अभी तक यही हो? जल्दी चलो गेट की तरफ, रघुवीर बाबा कभी भी बहू को लेकर पहुंच सकते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन काका थे। उनके अचानक ही सामने आने से अर्चना और जेनी दोनों एकदम अलर्ट हो गईं। दोनों ने झट से अपनी थाल उनकी तरफ बढ़ाई। काका, हम बस मैडम के वेलकम के लिए आरती की थाल रेडी कर रहे थे, जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन काका ने हल्के से सिर हिलाया, मानो कह रहे हो, ठीक है समझ गया, पर टाइम नहीं है अब सोचने का। ओके, अब फास्ट जाओ, गेट पर जल्दी पहुंचो, बाबा किसी भी पल एंट्री कर सकते हैं। काका की आवाज में अर्जेंसी साफ झलक रही थी। उनकी बात सुनकर जेनी और अर्चना ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना एक पल गंवाए थाल उठाकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गईं। जैसे ही वो दोनों वहां से निकली, अर्जुन काका ने भी अपने कुर्ते की जेब से रूमाल निकाला, माथे का पसीना पोंछा और तुरंत उनके पीछे पीछे गेट की ओर बढ़ गए। मेंशन के गेट पर, राठौर मेंशन के मेन गेट के बाहर सभी सर्वेंट्स वेलकम लाइनअप में खड़े थे। दो परफेक्ट सीधी लाइनों में हर किसी के हाथ में बड़े बड़े फूलों से भरे थाल थे और चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। सबकी नजरें गेट पर टिकी थी, सब बेसब्री से रघुवीर सिंह राठौर के आने का इंतजार कर रहे थे। सबसे आगे खड़े थे अर्जुन काका, अर्चना और जेनी। अर्चना और जेनी के हाथों में खूबसूरत आरती की थाल थी, जिसे उन्होंने बहुत प्यार से सजाया था। कुछ ही देर बाद मेंशन के सामने एक साथ दर्जनों ब्लैक SUV आकर रुकी। इन गाड़ियों की एंट्री ने माहौल में एकदम से रॉयल और पावरफुल वाइब भर दी। जैसे ही गाड़ियां रुकी, उनके अंदर से फुल सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकले और एक डिसिप्लिन फॉर्मेशन में दो लाइन में खड़े हो गए। माहौल पूरी तरह से सुपर क्लासिक और हाई क्लास सिक्योरिटी फील दे रहा था। तभी सबसे बीच में खड़ी एक SUV का ड्राइविंग डोर खुला और जय फौरन बाहर निकला। बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रघुवीर धीरे से गाड़ी से बाहर आया। उसकी चाल में वही ओल्ड मनी एटीट्यूड, वही पावरफुल एलिगेंस झलक रही थी। रघुवीर ने नजरें उठाकर एक पल के लिए सामने देखा, फिर एक स्मूथ मूवमेंट में अपना हाथ SUV के अंदर बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी पल एक हाथ ने उसका हाथ झटक दिया। SUV से बाहर निकली एक लड़की, ब्राइडल लुक में, हैवी लहंगे और ज्वेलरी में सजी, उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। ये और कोई नहीं, सिया थी।
जैसे ही सिया बाहर आए, उसने बिना कुछ बोले रघुवीर को एक तीखी नज़र से देखा। उसकी आंखों में वो फायर थी जो किसी बंधी हुई दुल्हन की नहीं, बल्कि किसी फाइटर की होती है। रघुवीर ने उसकी वो नफरत भरी नज़र देखी और उसके चेहरे पर एक सलीका भरी मगर शातिर मुस्कान आ गई। वो बहुत धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, चाहे तुम जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन सच ये है कि अब तुम रघुवीर सिंह राठौर की वाइफ बन चुकी हो। सो बेटे, ये होगा कि ज्यादा ड्रामा ना करते हुए किसी परफेक्ट वाइफ की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। रघुवीर की बात सुनकर सिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में एक पल को जैसे आग सी जल उठी थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी, शायद रघुवीर को उसके उसी अंदाज में जवाब देने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। सभी सर्वेंट्स ने एक साथ अपने हाथों के थाल ऊपर उठाए और उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। उस पल की सिचुएशन एकदम फिल्मी सी हो गई, लेकिन सिया का चेहरा हैरानी और गुस्से के मेल से और भी ज्यादा स्ट्रांग लगने लगा। वो एक पल को बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। इसी बीच एक अधेड़ उम्र का शख्स अर्जुन काका 2 लड़कियों को साथ लिए उनके सामने आया। आते ही उसने हल्के से सिर झुकाया और सिया की तरफ देखकर बड़ी अपनापन भरी आवाज में बोला, क्या बात है, हमारी बहू रानी तो कमाल लग रही है। सच में किसी की नजर न लगे इन्हें। कहते कहते काका ने तुरंत अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और सिया के ऊपर हल्के से घुमाते हुए नजर उतारने की रस्म अदा की। फिर वो गड्डी जय की ओर बढ़ाते हुए बोले, इन्हें सभी सर्वेंट्स में बंटा देना। जय ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वो नोट अपने पास रख लिए। अर्जुन काका ने फिर पीछे मुड़कर जेनी और अर्चना की ओर देखा, जो अब भी थाल पकड़े खड़ी थी, थोड़ी सी फ्री सी। काका ने अपनी आवाज में हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम दोनों? जल्दी बहुरानी की आरती उतारो ताकि वो मेंशन में एंटर कर सके। जैसे ही अर्जुन काका की आवाज खत्म हुई, जेनी और अर्चना ने तुरंत सिर हिलाया और थाल उठाकर सिया की ओर बढ़ी। दोनों ने पूरे सम्मान और खुशी के साथ आरती की थाल आगे बढ़ाई ही थी कि तभी सिया ने झटके से हाथ बढ़ाया और गुस्से में वो थाल जमीन पर पटक दी। थाल जोर से फर्श से टकराए, फूल बिखर गए, दिया बुझ गया और माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल गया। सिया का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन हर किसी को साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितना टूटी हुई है। वो चीखी, बंद करो ये सब, ये दिखावा, ये फेक रिचुअल्स। तुम्हारे बॉस ने मेरी मर्जी के बिना मुझे ब्लैकमेल किया, जबरदस्ती शादी की, और मैं ये शादी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सारे चेहरे एकदम से फ्रीज हो गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सिया किसी की परवाह किए बिना पलटी और तेज कदमों से मेंशन के अंदर जाने लगी। उसकी आवाज, उसका रिएक्शन, हर चीज वहां खड़े लोगों को झकझोर चुका था। अर्जुन काका भी हैरान रह गए थे। वो तुरंत रघुवीर की तरफ मुड़े, जिनकी नजर अब भी सिया की पीठ पर टिकी थी। काका ने चौंक कर पूछा, बाबा, ये सब क्या है? बहुरानी इतनी गुस्से में क्यों है? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपने उनसे जबरदस्ती शादी की? रघुवीर ने एक पल को गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो आमतौर पर एक नए दूल्हे के चेहरे पर होती है। सिया को जाते देख वो बस धीरे से बोला, काका, ये एक लंबी स्टोरी है, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। इतना कहकर वो भी मेंशन के अंदर चला गया, बिना किसी को जवाब दिए। पीछे खड़े सारे सर्वेंट्स और अर्जुन काका अब भी शॉक में थे। सबकी नजरें उसी शैटर्ड आरती की थाल पर थी, जो जमीन पर बिखरी पड़ी थी। तभी अर्जुन काका की निगाहें जय पर पड़ी, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ा था। काका ने सीधा उसकी ओर देखा और कहा, जय, तुम तो सब कुछ जानते हो, है ना? बताओ, आखिर चल क्या रहा है? काका का सवाल सुनते ही जय एक पल के लिए हड़बड़ा गया। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उभरी, मानो सोच रहा हो कि अब क्या कहे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और धीरे धीरे जो कुछ भी उसे पता था, सब कुछ काका को बता दिया। वो कैसे रघुवीर ने सिया को ब्लैकमेल किया और कैसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई, जय ने बिना कुछ छिपाए सब साफ बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन काका का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जो वो बाहर तो नहीं ला रहे थे, लेकिन साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने जय की ओर घूरते हुए कहा, इतना कुछ हो गया और तुम्हें हमें बताना भी जरूरी नहीं लगा। जय ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। काका ने एक लंबी, थकी हुई सांस ली, फिर एक नज़र पूरे मेंशन पर डाली और सामने खड़े सर्वेंट्स की तरफ मुड़ते हुए आवाज में सख्ती लाते हुए बोले, सब लोग अपने अपने काम पर वापस जाओ
और ध्यान से सुन लो, कोई भी बहुरानी को परेशान करने की कोशिश ना करे, और अगर किसी ने उन्हें गुस्सा दिलाने की गलती की तो याद रखना इस मेंशन में हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। उनकी बात में जो अथॉरिटी थी उसे हर किसी ने फील किया। सभी सर्वेंट्स ने तुरंत सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए। काका ने फिर अपना ध्यान जेनी की ओर मोड़ा, जो अब तक शांत खड़ी थी। उन्होंने साफ और जिम्मेदारी भरे लहजे में कहा, जेनी, आज से तुम बहुरानी के साथ रहोगी। इस घर में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, उन्हें फील होना चाहिए कि ये घर उनका है। समझ गई ना? जेनी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अर्जुन काका के लिए पूरा रिस्पेक्ट था। काका ने उसके रेस्पॉन्स को नोटिस किया और शांत स्वर में बोले, ठीक है, अब तुम भी जाओ। जेनी तुरंत वहां से निकल गई। अब वहां सिर्फ अर्जुन काका और जय ही बचे थे। काका ने जय की तरफ तीखी नजरों से देखा और थोड़ी देर चुप रहकर अचानक गहरी आवाज में बोले, और तुम? बाबा ने इतना कुछ कर डाला और तुम चुपचाप उनका साथ देते रहे। लगता है तुम्हें भी पनिशमेंट की सख्त जरूरत है। जय थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी उभरी। वो तुरंत खुद को डिफेंड करने लगा। मैं क्या करता काका? वो मेरे बॉस हैं, उनकी बात को मना करना मेरे बस में नहीं था। अर्जुन काका का पेशेंट अब थकने लगा था। वो थोड़े भड़कते हुए बोले, मना नहीं कर सकते थे तो कम से कम समझा तो सकते थे। किसी लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी कर लेना, क्या ये ठीक था? अगर बाबा को वाकई उससे प्यार था तो उन्हें पहले उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी, ना कि उसकी शादी में घुसकर जबरदस्ती उसे दुल्हन बना देना। काका की बातों में सच्चाई थी और जय ये जानता था। वो चुप रहा, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पता था कि अर्जुन काका रघुवीर और शिवांश के लिए हमेशा से पेरेंट्स जैसे रहे हैं और उनकी बात को कभी भी किसी ने हल्के में नहीं लिया। जय की चुप्पी ने सब कह दिया। काका ने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को जैसे खुद पर कंट्रोल करते हुए शांत स्वर में बोले, ठीक है, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन डैमेज को कम जरूर किया जा सकता है। तुम बहुरानी के पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ, हम बाबा से कहेंगे कि वो खुद माफी मांगे। जय थोड़ा झिझका, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम टेंस हो गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, काका, बॉस ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिस्टर अधिराज बजाज और मिस निकिता बजाज की बेटी हैं। जय की बात सुनते ही अर्जुन काका एकदम से ठिठक गए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए जैसे उनका दिमाग स्टन हो गया हो। क्या बहुरानी निकिता की बेटी है? उनके लहजे में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। उनके अंदर जैसे एक भूचाल सा आ गया था। बीते कई सालों की पुरानी यादें एक झटके में उनके सामने तैरने लगी थीं। जय ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गर्दन हिलाई। उसकी खामोशी ही अब सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। काका की आंखें अब मेंशन की ओर टिक चुकी थीं। उनकी नजरों में शौक, उलझन और एक पुराना दर्द सब एक साथ झलक रहा था। वो जैसे खुद से ही बुदा रहे थे। निकिता बजाज और अब उसकी बेटी इस घर की बहू। अर्जुन काका उस पल जैसे दो टाइमलाइन के बीच फंसे हुए थे, एक वर्तमान जिसमें रघुवीर ने जबरदस्ती शादी की थी और एक अतीत जो शायद अब तक किसी ने नहीं जाना था। कुछ देर बाद मेंशन के अंदर सिया एक बड़े से मिरर के सामने चुपचाप बैठी थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर, भारी ज्वेलरी और लाल लहंगा उसे एक परफेक्ट दुल्हन बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था उसने उसकी पूरी खूबसूरती को जैसे अधूरा बना दिया था। वो खुद को देख रही थी बिना कोई इमोशन दिखाए। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श को महसूस करते ही सिया जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई। उसने तुरंत मिरर में देखा, उसके पीछे रघुवीर खड़ा था। उसे देखते ही सिया की आंखों में गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और तड़प कर बोली, हाथ हटाओ अपना, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया के तीखे शब्दों पर भी रघुवीर के चेहरे पर वही अजीब सी स्माइल थी, जैसे उसे सिया का गुस्सा भी पसंद हो। वो उसके और करीब आया, फिर झुककर उसके कानों में धीमे से बोला, स्वीट हार्ट, अब चाहे तुम मुझसे कितना भी भागने की कोशिश क्यों न कर लो, बट यू कांट एस्केप मी नाउ। वी आर मैरिड, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लो। सिया ने अब तक उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसने मिरर में खुद को घूरते हुए ही हल्की सी कड़वी मुस्कान दी और बेहद ठंडे लहजे में कहा, शादी मिस्टर आर.वी. राठौर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शादी मर्जी से होती है, जबरदस्ती से नहीं। और जिस तरह तुमने मुझे ब्लैकमेल करके मेरी जिंदगी छीनकर मुझसे जबरदस्ती शादी की है, उसके बदले तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें कभी पसंद करने लगूंगी?
नेवर, बिकॉज आई हेट यू। नफरत है मुझे तुमसे इतनी कि अब तो तुम्हारी शक्ल भी देखना टॉर्चर लगती है। सिया के तीखे शब्द रघुवीर के दिल पर खंजर की तरह लगे, लेकिन उसने वो तकलीफ अपने चेहरे पर आने नहीं दी। उसके चेहरे पर अब भी वही कंट्रोल्ड स्माइल थी, शांत लेकिन डरावनी। वो कुछ कदम और आगे आया और बेहद ठंडे लहजे में बोला, मिसेस सिया रघुवीर सिंह राठौर, भले ही तुम जितनी कोशिश कर लो इस रिश्ते को नकारने की, लेकिन सच यही है, अब तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा के लिए। और ये बात तुम भूल भी जाओ कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे कितना भी हेट करती हो, पर तुम्हें अपनी ये लाइफ तो क्या, अपनी सारी जिंदगियां मेरे साथ ही बितानी होंगी। बिकॉज जब रघुवीर सिंह राठौर किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो उसे मरते दम तक खुद से अलग नहीं होने देता। और ये बात तुमसे बेहतर और कोई समझ भी नहीं सकता। उसके लहजे में इतना पोजेशन था कि सिया की आंखें फटी रह गईं। वो गुस्से में एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी और चिल्ला पड़ी, ठीक है, अगर इस जन्म में तुमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती तो खुद को ही खत्म कर दूंगी। सिया की इस बात पर रघुवीर के चेहरे की स्माइल और भी खतरनाक हो गई। उसने उसे घूरते हुए एक साइकोटिक टोन में धीरे से कहा, ना ना स्वीट हार्ट, गलती से भी ऐसा सोचने की कोशिश मत करना, वरना उसकी कीमत तुम्हारी पूरी फैमिली को चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने खुद को खत्म करने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को ऐसे तड़पाऊंगा कि तुम मरकर भी चैन से नहीं रह पाओगी। उसके लहजे में इतनी ठंडक और क्रूरता थी कि सिया का शरीर एक सेकंड को कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर और गुस्से के मिले जुले भाव में हकलाते हुए कहा, त तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रघुवीर ने एक ईवल स्माइल के साथ उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यू नो वेरी वेल स्वीट हार्ट कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, और उस ट्रेल की एक झलक तो तुम आज देख ही चुकी हो, इसलिए अगर आगे से तुमने फिर से ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो जो दर्द तुम सहोगी उससे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारी फैमिली को सहना पड़ेगा। सिया उसकी बात सुनकर बस एकटक उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थमे नहीं थे। कांपते होठों से उसने एक सवाल किया जिसे पूछने की हिम्मत जुटाना भी उसके लिए मुश्किल था, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब रघुवीर? उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और टूटन सब एक साथ थे। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई अफसोस था, न ही कोई पछतावा। उसका जवाब उतना ही ठंडा और खौफनाक था जितना वो खुद था। बिकॉज आई कैन, बस इतना ही कहा उसने, जैसे ये जवाब उसके लिए काफी हो। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अपनी उंगलियों से सिया के गालों पर बहे आंसू पोंछ दिए। उसकी छुअन से सिया का शरीर सिहर उठा। स्वीट हार्ट, अब अपने इन कीमती आंसुओं को भी कंट्रोल में रखो, वरना इसकी कीमत भी तुम्हारे घर वालों को चुकानी पड़ेगी। बिकॉज आई सीरियसली हेट टीयर्स इन योर आईज। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सलामत रहे तो अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ, समझी? सिया के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया था, लेकिन वो अब भी अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सहने को मजबूर थी। उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया था, आंखों के आंसू थम चुके थे। उसने अपने चेहरे पर एक जबरन की मुस्कान लाकर रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कान को देखा और बेहद सेटिस्फैक्शन से कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल, अब हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहना मेरे सामने, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक सैड फेसेस, स्पेशली योर्स। सिया ने बस हल्के में सिर हिला दिया। उसके चेहरे की वो मुस्कान एक मुखौटा थी, एक जिंदा लाश की तरह। रघुवीर ने प्यार जताने के अंदाज में उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बेहद धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, अब फटाफट फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो, बिकॉज आई एम श्योर तुम्हें पता तो होगा ही, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं अपनी वाइफ को इस खास रात में उदास नहीं देखना चाहता। सो गलती से भी कोई दुख या उदासी तुम्हारे चेहरे पर दिखी तो अंजाम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खराब हो सकता है। गॉट इट? इतना कहकर रघुवीर हल्के से झुका और सिया के माथे पर एक नर्म सॉफ्ट सा किस कर गया। उसके उस एक स्पर्श में जैसे 1000 बातें छुपी थीं, और फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। उसके जाते ही सिया के चेहरे पर टिकी हुई वो जबरदस्ती की स्माइल पल भर में गायब हो गई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाए और टूटे हुए लहजे में बुदबुदाए, आखिर क्यों रघुवीर, क्यों बन गए तुम ऐसे? वो लगातार रोती रही, बुरी तरह, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रघुवीर अब भी वही था, दरवाजे के उस पार। हर एक लफ्ज, हर एक आंसू, वो सब सुन और देख रहा था। सिया को इस हालत में देखकर रघुवीर के सीने में कुछ चुभने लगा। उसे खुद से नफरत सी होने लगी थी।
मैंने ही इसे इस हाल में पहुंचाया है। पर वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद सिया उसे हमेशा के लिए छोड़ देती या फिर खुद को नुकसान पहुंचा देती। और यही वो एक चीज थी जो रघुवीर कभी नहीं होने देना चाहता था। वो अब भी छुपकर सिया को देख ही रहा था जब उसकी नज़र सामने आती जेनी पर पड़ी। उसे देखते ही रघुवीर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और ठंडे पर सख्त लहजे में बोला, अपनी मैडम का ध्यान रखना, और ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी शिकायत मिली तो अंजाम के लिए तैयार रहना, जेनी। रघुवीर की आंखों की तीखी चेतावनी ने जेनी को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने घबराते हुए तुरंत सर हिलाया। जी बॉस। रघुवीर ने बस एक नज़र सिया की तरफ और डाली, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रघुवीर के वहां से जाते ही जेनी थोड़ी घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम। अचानक किसी की आवाज सुनकर सिया चौंक गई। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन मुस्कान लाकर जेनी की तरफ देखने लगी। लेकिन सिया की आंखों में छुपा दर्द जेनी से छिपा नहीं था। वो धीरे धीरे चलते हुए सिया के पास आए और हाथ में रखे कुछ कपड़े उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैडम, ये आउटफिट्स बॉस ने आपके लिए भेजे हैं। आप चेंज कर लीजिए और नीचे डिनर के लिए आ जाए। सिया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन कपड़ों को हाथ में लेते हुए ठंडे लहजे में कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। उसके जवाब पर जेनी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बट मैडम, बॉस ने किचन में खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपके फेवरेट डिशेस तैयार हों। अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। सिया ने उसकी बात सुनते ही आंखें सिकोड़कर उसे घूरा और तल्ख अंदाज में बोली, तो क्या तुम मुझे धमकाने आए हो अपने बॉस का नाम लेकर? जाकर कह दो उसे, मैं उसकी कोई पपेट नहीं हूँ जो जब वो चाहे जैसा कहे मैं वैसा ही करती रहूं। सिया के तीखे लहजे से जेनी थोड़ी सहम गई। उसने सफाई देते हुए घबरा कर कहा, नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि सिया अचानक भड़क उठी और चिल्लाकर बोली, शट अप एंड गेट लॉस्ट। उसके चिल्लाने पर जेनी डर गई और घबराई हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, सिया ने अपने हाथों में पकड़े कपड़ों को गुस्से से देखा और झल्लाहट में उन्हें बेड पर फेंक दिया। वो गुस्से से तमतमाए हुई आईने के सामने आए और खुद की आंखों में झांकते हुए बुड़बुड़ाए, रघुवीर सिंह राठौर, तुम्हें लगता है तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस को मैंने तोड़कर रख नहीं दिया तो मेरा नाम भी सिया नहीं। उसके चेहरे पर गुस्से की आग साफ झलक रही थी। इतना कहकर वो तेजी से पलटी, बेड पर फेंके कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उधर मेंशन के एक बंद कमरे में रघुवीर अकेला बैठा लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसके सामने टेबल पर सिया की कई सारी तस्वीरें बिखरी थीं। कहीं वो मुस्कुरा रही थी, कहीं घबराई हुई और कहीं उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रघुवीर एक एक फोटो को नशे से भरी आंखों से देखता जा रहा था, जैसे हर तस्वीर उसके अंदर कुछ जला रही हो। कई पैग पीने के बाद वो अचानक उठा और कमरे की दीवार पर टंगी सिया की एक बड़ी सी फ्रेम की तरफ बढ़ा। उस फोटो में सिया बेहद खूबसूरत मुस्कुरा रही थी। रघुवीर कुछ सेकंड्स तक उसे बस देखता रहा, फिर बेहद धीमे टूटे हुए लहजे में बोला, आई एम सॉरी जान, मैंने जो कुछ भी कहा, जो किया, उसके लिए आई रियली एम सॉरी। लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए या किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। उसने कांपते हाथों से उस फ्रेम को छुआ। सिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में दर्द अब भी साफ था। वो वहीं खड़ा रहा और फिर से अपना गिलास उठाकर धीरे धीरे ड्रिंक करता रहा, जैसे यही उसका सच्चा साथी हो। आधी रात का सन्नाटा, कमरे में गहराया अंधेरा छाया था। बस कोने में जलता नाइट लैंप, जिसकी मध्यम रोशनी बिस्तर पर पड़ी एक मासूम सी लड़की के चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। रघुवीर दरवाजा धीरे से बंद करता है और चुपचाप कमरे में दाखिल होता है। हर कदम मानो उसके सीने पर रखा कोई बोझ हो। उसकी नज़र जैसे ही सिया के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। सिया की आंखों के किनारे अब भी आंसुओं की सूखी लकीरें थीं, जिनके निशान उसकी तकलीफ का सबूत थे। रघुवीर बिस्तर के करीब आया और कांपते हाथों से सिया के गाल को छूते हुए फुसफुसाया, आई एम सॉरी सिया, तुम्हारे साथ ऐसा सब करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। वो कुछ पल रुका, मानो शब्दों के आगे उसका गला भर आया हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि रघुवीर बदल गया है, कि अब वो कोई हैवान बन चुका है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं जो कुछ भी बना हूँ उसकी वजह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। 7 साल पहले
उन्होंने मेरी पूरी दुनिया छीन ली थी सिया। मेरे मॉम डैड, मेरे अंकल आंटी, सब कुछ खो दिया मैंने। तुम क्या जानो उस अकेलेपन को, जहाँ बचपन के हर रिश्ते की जगह अब सिर्फ साया रह जाता है। अब उसकी आवाज में काम सी थी और आंखों से चुपचाप बहते आंसुओं को उसने झट से पोंछ लिया। तुम्हें आज भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन सच बहुत गहरा है, बहुत कड़वा, जिसे मैं चाहकर भी तुमसे नहीं कह सकता। लेकिन एक वादा करता हूँ, तुम्हें अब कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। फिर वो धीरे से बिस्तर के उस ओर गया जहाँ सिया लेटी थी। सिया अब भी बेहोशी की नींद में थी, दर्द से थकी हुई। रघुवीर ने उसे अपने सीने से लगाया, उसकी सांसों को अपनी धड़कनों से जोड़ लिया। डॉट डॉट डॉट, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जैसे ही रघुवीर ने अपनी आंखें बंद की, सिया ने अचानक अपनी आंखें खोल ली और फिर एकटक रघुवीर की तरफ देखने लगी। उसके दिल में इस वक्त एक तूफान चल रहा था। रघुवीर ने कुछ देर पहले उससे जो कहा था, वो सुनकर सिया अंदर तक हिल गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली की वजह से रघुवीर ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। उसने खुद से कहा, रघुवीर ने अभी अभी मुझसे क्या कहा, मेरी फैमिली की वजह से उसकी पूरी फैमिली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगले ही पल सिया की आंखों में शंका उतर आई। वो रघुवीर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, लगता है उसे पहले से पता था कि मैं जाग रही हूँ, तभी तो ये सब कह रहा था, ताकि मैं अपने ही पेरेंट्स से कट जाऊं और फिर से इसकी बातों में आ जाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रघुवीर सिंह राठौर, एक बार तुम्हारे झूठ में फंस चुकी हूं मैं, अब दोबारा नहीं, कभी नहीं। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। गहरी, चुभती हुई नफरत, जो वो बिना बोले भी रघुवीर को महसूस करवा रही थी। उधर रघुवीर, जो नशे में था, गहरी नींद में जा चुका था। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि सिया उसकी हर एक बात सुन चुकी है और उसके दिल में अब सिर्फ नफरत बची है। कुछ देर तक सिया ऐसे ही उसे घूरती रही, फिर उसने झटके से उसका हाथ अपने शरीर से अलग किया और दूर कर दिया, जैसे कोई अनचाहा स्पर्श हो। इसके बाद उसने बेड पर रखी दो तकियों को उठाकर उनके बीच एक साफ लाइन बना दी, जैसे दोनों के बीच एक इनविजिबल बाउंड्री खींच दी गई हो। और फिर वह भी उस बॉर्डर की दूसरी साइड मुंह फेर कर लेट गई और धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह रघुवीर को अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही ये एहसास किया, उसकी आंखें एक झटके में खुल गईं। लेकिन अगली ही सेकंड उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए अपने सीने पर चैन से सर रखे सो रही सिया को देखने लगा। सिया के चेहरे पर इस वक्त वही मासूमियत थी जो रघुवीर ने पहली बार 7 साल पहले देखी थी, एकदम साइलेंट, पीसफुल और प्योर। रघुवीर कुछ देर तक उसे बस यूं ही देखता रहा, जैसे ये पल कभी खत्म न हो, और फिर वही चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सिया उठने वाली है, उसने फौरन आंखें बंद कर ली और ऐसा प्रिटेंड करने लगा जैसे वो गहरी नींद में हो। उधर सिया की जैसे ही आंख खुली, उसने खुद को रघुवीर के सीने पर आराम से सोते हुए पाया। वो एकदम से चौंक गई और झटके से उठ बैठी। उसने फौरन बेड के चारों तरफ नजर दौड़ाई, वहां जहां उसने रात को दोनों के बीच तकियों की एक दीवार बना दी थी। लेकिन अब वो सारे तकिए नीचे जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर सिया कुछ सेकंड्स के लिए तो कंफ्यूज रह गई, लेकिन फिर अगली ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा लौट आया। उसने रघुवीर को घूरते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये सब रघुवीर की ही चाल होगी। जब इसे दिखा होगा कि मैंने बीच में बॉर्डर बना दिया है, तो इसने तकिए नीचे फेंक दिए होंगे ताकि वो मेरे करीब आ सके। ये सब कहते हुए सिया ने गुस्से से रघुवीर की तरफ देखा और फिर खुद ही बड़बड़ाए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से पिघल जाऊंगी? भूल जाओ, कभी नहीं। इतना कहते ही वह झटके से उठी और बाथरूम की ओर तेज कदमों से बढ़ गई। जैसे ही सिया कमरे से बाहर निकली, रघुवीर ने चुपचाप आंखें खोली। उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ एक नज़र डाली और हल्के से मुस्कुराया, जैसे किसी जीत का जश्न हो उसकी आंखों में। फिर वह भी बिना कोई जल्दी किए बिस्तर से उठा और कमरे के दूसरे बाथरूम की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद रघुवीर पूरी तरह तैयार होकर नीचे पहुंचा। उसे देखते ही जय उसके सामने आया और हल्के से सिर झुकाकर बोला, बॉस, मिस्टर और मिसेस बजाज आए हैं। रघुवीर का चेहरा सुनते ही एकदम सख्त हो गया। उसकी नज़रें सामने टिक गईं और उसने बिना जय की तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, उन्हें यहाँ से जाने को कह दो। मैंने कल ही साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद वो सिया से मिलने की कोशिश भी न करें। इतना कहकर रघुवीर तेजी से आगे बढ़ गया,
लेकिन उसके कुछ ही कदम चले थे कि जय की घबराए आवाज पीछे से आई। लेकिन बॉस, वो सिया मैम से नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं। रघुवीर के कदम अचानक थम गए। उसने धीरे से पलटकर जय की ओर देखा। जय ने बिना एक पल गंवाए तुरंत आगे कहा, बॉस, मिस्टर और मिसेस बजाज आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें आपके मम्मी पापा के साथ 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। जय की बात सुनते ही रघुवीर की आंखों में एक गहरी परत उतर आई, जैसे पुराने जख्म अचानक से ताज़ा हो गए हों। वो कुछ सेकंड्स तक जय को गंभीर निगाहों से देखता रहा, फिर ठंडी लेकिन कंट्रोल्ड आवाज में बोला, उन्हें मेरे सीक्रेट चेंबर में लेकर आओ। जय के जाते ही रघुवीर अपनी कुर्सी पर कुछ पल के लिए गहरी सोच में बैठा रहा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी और माथे पर गंभीर लकीरें थीं। वह खुद से बड़बड़ाया, आखिर मिस्टर और मिसेस बजाज के दिमाग में चल क्या रहा है? जवाब किसी के पास नहीं था, और शायद यही सवाल उसे अंदर तक झकझोर रहा था। अगले ही पल, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो, वह तेजी से अपनी सीट से उठा और सीधे अपने सीक्रेट चैम्बर की तरफ बढ़ गया। मेंशन के बाहर निकिता जी इस वक्त अर्जुन काका के सामने खड़ी थीं। अर्जुन काका की आंखों में अजीब से भाव थे, एक बेचैन सवाल, एक दबी हुई टीस और एक छुपा हुआ अपनापन। निकिता जी ने उनकी आंखों में वो सब कुछ पढ़ लिया। उनका गला भारी था और आवाज भी कांपती हुई सी निकली, भैया। बस एक शब्द, लेकिन उसमें बरसों की कहानी, टूटे रिश्ते और अधूरी यादें छुपी थीं। ये सुनते ही अर्जुन काका की आंखों में आंसू तैर गए। उन्होंने एक पल के लिए निकिता जी को देखा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी पल जय वहां पहुंच गया। उसने हल्की सी सिर झुकाकर कहा, बॉस आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपको अपने सीक्रेट चैम्बर में बुलाया है। जय की बात सुनते ही निकिता जी और अधिराज जी के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। दोनों ने एक नज़र अर्जुन काका की तरफ डाली और फिर जय के पीछे पीछे चल दिए। अर्जुन काका वहीं खड़े रहे कुछ क्षण। उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। फिर चुपचाप वे भी उन सब के पीछे रघुवीर की सीक्रेट चैम्बर की ओर बढ़ गए।